बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जंग शुरू कर देगा या वो जंग से अपने आप को बचाएगा। इसमें दो तरह की राय है। ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लेज वॉर में दोबारा नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को जंग के लिए जिस तरह की सपोर्ट चाहिए वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने इत्तेहादियों की जानिब से या दुनिया की जानिब से या वो ममालिक जो पहले अमेरिका के साथ मिलकर जंग में जाते थे उनकी जानिब से वो सपोर्ट मिली नहीं है। इस पे एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा है कि ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। वो समझ चुके हैं कि उन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जंग में कम से कम किसी एक की शिकस्त होती है। अगर ईरान में जारी जंग में सीज फायर से जंग का खात्मा हुआ तो सबसे बड़ी शिकस्त खाने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, ये इकोनॉमिस्ट ने कहा। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ इस जंग ने अमरीकी ताकत को चलाने के नए तरीके के लिए सदर ट्रंप के विजन की कमजोरी को जाहिर किया है। ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। अब वो समझ चुके हैं कि उन्हें यह जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। अमरीकी सदर के ईरान को तबाह करने की धमकियों से भरपूर इश्तियाल अंगेज बयानात अब इस तरह लगते हैं जैसे वो अपनी पसपाई को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हार गया है। एक हारे हुए आदमी की जबान लगती है। डोनाल्ड ट्रंप कभी गाली देते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। तो इन चीजों पे द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ट्रंप जानते हैं कि नई जंग मंडियों में खौफ व हरास पैदा करेगी और सुनहरी दौर के दावे के बाद वो खुद को मजायका खेज बना सकते हैं। हालात दुनिया के खराब होंगे, ट्रंप की मकबूलियत खराब हो जाएगी। ट्रंप के तीन बड़े मकासद मशरिक़ वुस्ता को ज्यादा महफूज और खुशहाल बनाना, ईरानी हुकूमत का खात्मा करना और ईरान को मुस्तकिल तौर पर जोहरी ताकत बनने से रोकना बड़ी हद तक पूरे ही नहीं हो सकते। यानी जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के पीछे चाहता था उसमें से डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर पाया। बड़ा तफसीली ये एक आर्टिकल लिखा गया है द इकोनॉमिस्ट में और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जो राय है वो भी यही है इसी हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल है कि वो जंग दोबारा शुरू करे। उसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको ये देता हूँ कि दुनिया भर के ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मेरे साथ चलो और चल के आबना हुर्मुज़ को खोलो और ताकत के बलबूते के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं ईरान को। लेकिन ये बात मानी नहीं जा रही डोनाल्ड ट्रंप की। अब जिन ममालिक से डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की है जरा वहां से जो इतला आई है वो देख लें आप। बरतानिया ने डोनाल्ड ट्रंप की ये रिक्वेस्ट नहीं मानी, वो अब इस लड़ाई के अंदर नहीं जा रहा, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया। इटली ने भी यही कहा, स्पेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया मुस्तरद कर दिया, जापान ने भी मुस्तरद कर दिया, फ्रांस हिचकिचाहट का शिकार है। मैक्रोन आपको पता है वो कभी हाँ कभी ना, लेकिन मैक्रोन अपने आप को यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं कर सकता। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को हर हाल में जानिबदार बनने की बजाय सिर्फ जंग को रोकना चाहिए। कल के दिन में पाकिस्तान में ये पैगाम भिजवाए गए, पाकिस्तान की मीडिया को मजबूर किया गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो एंटी ईरान बयानिया अब बनाए और ईरानी सहाफ़ियों को मीडिया पे लेने से भी मना किया गया। ऐसा लगता था कि कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत मायूस हो चुकी है और वो ये फैसला कर चुके हैं कि अब उन्हें बिलाखिर वही करना पड़ेगा जिसके लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर, वो बात ठीक है, लेकिन किस्मत की देवी मेहरबान हुई और अल्लाह ताला का शुक्र है कि दुनिया जंग से खात्मे की तरफ गई और उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। डोनाल्ड ट्रंप को यूएन में भी सपोर्ट नहीं मिली, अमेरिका के अंदर भी सपोर्ट नहीं मिली। फिर डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ये बताया गया कि इस तरीके से वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसका फायदा ईरान को होगा जो कुछ भी अमेरिका करने जा रहा है। अमेरिका दुनिया में तन्हा होता जा रहा था, लिहाजा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से दरखास्त की। पाकिस्तान तैयार बैठा था और फौरी तौर पे पाकिस्तान का सारा बयानिया बदल गया और पाकिस्तान के वजीर आज़म ने भेजा गया ट्वीट कॉपी पेस्ट कर दिया। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी इज्जत मिल जाती, बल्कि मिली है पाकिस्तान को इज्जत। पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। हम एक एटॉमिक पावर है, हमारे पास एक बड़ी फौज है, एक बड़ा मुल्क है जहाँ बहुत सारे वसाइल है। 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में रहते हैं, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, एक बड़ा और तगड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी शहरी रहते हैं, 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो हम एक आम मुल्क नहीं है, दुनिया के टॉप ममालिक में से एक मुल्क हमारा है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया, पाकिस्तान को कमजोर रखा गया, पाकिस्तान को लूटा गया, पाकिस्तान के वसाइल पे कब्जा किया गया और पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कभी स्टेबिलिटी भी नहीं आने दी। बहरहाल शहबाज शरीफ की कॉपी पेस्ट वाली हरकत ने कई किए किराए पे जो है वो पानी फेरा, मगर अच्छी बात यह है कि जंगबंदी हो गई। अब जंगबंदी हो गई है तो फौरी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे गई हैं। तो पहली उम्मीद तो यह है कि शहबाज शरीफ से कि पेट्रोलियम की जो कीमतों में पाकिस्तान में इन्होंने इजाफा किया था वो फिल फौर वो इजाफा वापस लिया जाए। लेकिन जब इजाफा किया था तो फौरन कर दिया था। हालांकि इन्हें बताया जा रहा था कि पुराना पेट्रोल अभी मार्केट में पड़ा हुआ है, अभी पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, आपके पास बहुत सारा पेट्रोल मौजूद है, ये हरकत ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो आइंदा भी तो खरीदना होता है, तो हम अभी महंगा करेंगे। इन्होंने पहले ही महंगा कर दिया।
अब इसी तरह से जब पेट्रोल सस्ता हो रहा है आलमी मंडी में, तो इनको फौरी तौर पे सस्ता करना चाहिए। और याद रहे, इस पूरी जंग के दौरान कभी भी पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना महंगा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो गया था। लेकिन इमरान खान के दौर में जब उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा, तब भी जो पेट्रोल की हाईएस्ट प्राइस थी वो 150 रुपए फी लीटर थी। तो आज तो फिर 150 से नीचे जानी चाहिए, क्योंकि अभी तो उससे कम कीमत है पेट्रोलियम मसनूआत की और लगातार नीचे की तरफ जाएगी। तो ये पाकिस्तानियों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी पाकिस्तानी खुश होंगे और पाकिस्तानी इसको सेलिब्रेट करेंगे। बहरहाल जंगबंदी हो गई। अमेरिका की जानिब से अलग अलग बयान आ रहे हैं कि किसका क्या किरदार था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। तमाम लोग जिन्होंने इसमें मेहनत की उन सब का शुक्रिया अदा किया। सब एक दूसरे का मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए वो पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए, जिसने पाकिस्तान की हुकूमत को और रजीम को मजबूर किया कि वो जानिबदारी के बजाय जंगबंदी की तरफ आगे बढ़े। ये पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया जो फिरका वारियत में फंसने की बजाय इकट्ठे होकर खड़े हो गए और इन्होंने हर किस्म के इख्तिलाफात को पसे पुष्ट डाला और जंगबंदी के लिए दबाव डाला पाकिस्तानी हुकूमत पे। और पाकिस्तान की हुकूमत इसकी कोशिश करती रही, जिसका क्रेडिट हुकूमत को मिलना चाहिए। अमेरिका से अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं और ये भी दावा किया गया ट्रंप की जानिब से कि जो ईरान को राजी किया गया है वो चाइना की जानिब से राजी किया गया। यानी अब ये कहा जा रहा है कि चीन भी इसमें एक गारंटी है, यानी चीन की जानिब से भी इसमें एक गारंटी शामिल है कि अब ये जंगबंदी जो है वो लंबी चलेगी और दोबारा लड़ाई नहीं होगी और जो ईरान के मुतालबात हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा और ईरान को बहुत कुछ इसमें मिल भी जाएगा। अमेरिकन बयान दे रहे हैं कि हम जीत गए हैं, हमने तबाही फेर दी है, हमने ईरान की सलाहियत खत्म कर दी है, अब वो कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा। वो तो आयतुल्लाह अली खामनाई जब जिंदा थे तो उन्होंने ये फतवा दिया हुआ था कि ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बनेगा। वो तो उन्होंने वैसे भी नहीं बनना था। फिर उन्होंने ये कहा जी कि ईरान ने मिन्नत तरला किया, उसके बाद फिर हमने जंगबंदी की है तो हम बड़े ताकतवर हैं, हमने अपनी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया, हमने ईरान को मुकम्मल शिकस्त दी है, हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जो कोई भी अमेरिकी सदर कभी भी नहीं कर सका। 40 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने करिश्मा करके दिखा दिया। ये अमेरिका के स्टेटमेंट है, ऊपर नीचे आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अपने स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो ये भी कह दिया जो ईरान को हथियार देंगे उनके ऊपर 50% टैरिफ भी हम लगा देंगे। लेकिन असल में क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, इसराइल का मैंने कल भी आपको कहा था जब ये जंगबंदी हुई थी तो मैंने आपको यही बात कही थी पिछले वीलॉग में कि इसराइल पे नजर सबको रखनी पड़ेगी, खास तौर पे अमेरिका को इसराइल को रास्ता डालना पड़ेगा। यदि आपको माफी मांगनी पड़ेगी फिर आपके मामला ठीक हो गए। तो इमरान खान तो माफी नहीं मांगता भाई, अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक तो इमरान खान माफी नहीं मांगता और ये आपकी ख्वाहिश ही रह जाएगी कि इमरान खान को आप डरा हुआ देखें या उससे आप माफी मंगवाएं। अब इमरान खान का करना क्या है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इनके सीने के ऊपर चढ़कर बैठा है और इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़े लोगों ने समझाया, बड़े लोगों ने मिन्नत तरला किया, बड़े लोगों ने इमरान खान साहब के लिए कॉलम लिखे, प्रोग्राम्स किए, जाकर मिलते रहे कि अल्लाह दा वास्ता है इन्नी माफी मांग लो, चलो इन्नी गल कर लो। इमरान खान ने एक कदम पीछे हटने से इनकार किया। ये है जनाब अब तक सूरत हाल। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी उसी खबर की तस्दीक कर दी है। इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। ये कहीं भी हो, कोई भी मसला हो, ये इमरान खान को नहीं भूलते। सैलाब आ जाए, सलाम जदगान में जाए, इनको इमरान खान याद आता है। इंटरनेशनल फोरम पे जाए इमरान खान याद आता है, लोकल फोरम पे आए इमरान खान याद आता है। हर जगह पे ये इमरान खान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वजह यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को एक फोबिया में मुब्तला कर दिया। हर वक्त उनके दिमाग में ये घंटी बजती रहती है कि ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। उनके दिमाग में ये घंटी हर वक्त बजती रहती है और वो इमरान खान से खौफ खाते रहते हैं। मैं आपको ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूं और सिंपल है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी जब तक कि इमरान खान को छुड़वाने वाले नहीं आएंगे। छुड़वाने वाले कौन है? पाकिस्तान के अवाम। अंदरूनी दबाव और बैरूनी दबाव। जब अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ेगा तो इमरान खान को छोड़ना पड़ गया तो छोड़ना पड़ गया, अदरवाइज डील किए बगैर ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी। और इमरान खान से परेशान ये इतने ज्यादा हैं कि अपने मुंह से तो ये कहते हैं कि इमरान खान पे हमने क्रॉस लगा दिया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है, हर जगह पे निजी महफिलों में इनके एजेंसियों के लोग कहते हैं कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया। मेरे सामने भी 10 दफा ये बात की जब मैं इनकी हिरासत में था। मरियम नवाज के मुंह से कहलवाते हैं किस्सा पारीना बन गया। लेकिन आप ये देखें, ऐसा किस्सा पारीना है कि जब भी मरियम नवाज कोई बात करती है अपने किसी मामले पे तो कभी वो बात पॉपुलर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो इमरान खान के बारे में कोई बात करती है वो पॉपुलर हो जाती है। आज भी उसका तोती बोलता है। एक इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में जब से वो जेल गए हैं तब से लेकर अब तक अपनी सबसे सख्त ट्वीट कर दी है। इस मौका पर इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों किया वो ट्वीट में आपको पढ़ के बताऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक मुआहदा हुआ है। वो मुआहदा क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और एक्चुअली बैकग्राउंड में चीजें कौन सी चल रही हैं और सामने कौन सी चल रही हैं, मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें कुछ खदशात भी हैं जो लोगों ने बयान किए हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। हमने अहद किया है कि हम जब तक जिंदा हैं यजीदियत और फिरौनियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी भी इंसान के आगे झुकने को शिर्क मानते हैं। मुझ पर और बुशरा बीबी पर जेल में जो ज़हनी तशद्दुद हो रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम झुक जाएं या टूट जाएं। जनरल याह्या खान को फौज ने मुल्क चलाने के लिए मुंतखब नहीं किया था, बल्कि इसने फौज का कंधा इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप की। आज आसिम मुनीर भी उसी तर्ज पर फौज का कंधा इस्तेमाल करके मुल्क में लाकानूनियत और फस्तायत का माहौल बनाए हुए है। ये दो बड़ी सख्त बातें इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कही। फिर उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर ने अपने 10 साल नाजायज इक्तदार के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले जमहूरियत का गला दबोचा, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला गया। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने जब तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में वोट डाले और तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, तो इस मैंडेट को बेशर्मी से चुरा लिया गया। अवाम का मैंडेट चुराकर सजा याफ्ता लोगों को इक्तदार दे दिया गया। इसके बाद अदलिया को मफलूज किया गया और 26वीं तरमीम के जरिए जजेस के हाथ पांव बांध दिए गए। अदलिया को सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया। तीसरे नंबर पर मीडिया की आजादी पर कदगन लगा दी गई है। आजाद मीडिया का तस्वुर पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म हो चुका है। नहायत मुश्किल से पाकिस्तान में जैसी तैसी जमहूरियत के तसलसल से ये दो चीजें किसी हद तक खुद मुख्तार अदलिया और आजाद मीडिया था, मगर आसिम मुनीर की वजह से इन दोनों का खात्मा हो चुका है। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत मुअत्तल है, इंसानी हकूक की पामाली उरूज पर है, अदलिया गुलाम और मीडिया खौफजदा है। इमरान खान साहब ने मीडिया की और अदलिया की तबाही का जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ठहरा दिया। आसिम मुनीर जब से चीफ बना है अफगानिस्तान के साथ हालात खराब करने की कोशिश में है। चीफ बनते ही पहले अफगानिस्तान को धमकियां लगाई, फिर 3 नस्लों से मुकीम अफगानियों को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला, फिर वहां ड्रोन हमले किए और पूरी कोशिश की कि उनको उकसाकर पाकिस्तान से जंग करवाई जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का माहौल बनाया जाए, ताकि मगरिब में मौजूद अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबीज को मुजाहिद बनकर दिखा सके कि मैं ही हूं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ सकता हूं। जबर के इस निजाम के बायस पाकिस्तान में इस वक्त मईशत भी तारीखी सुस्त रवि का शिकार है। बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल सिफर है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी कम सरमायाकारी नहीं आई जितनी इस दौर में हुई है। 3 साल में मुल्क पर कर्जा दुगना हो चुका है। हर पाकिस्तानी इस वक्त कर्जे की दलदल में धंसा हुआ है। जब तक मुल्क में अवामी हुकूमत कायम नहीं होगी, माशी मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। मुल्क में अखलाकियात का जो जनाजा उठा हुआ है, इसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जो काम जंगों में भी नहीं होते वो यहाँ अवाम के साथ किए गए हैं। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, बच्चों को उठाकर हरासा किया गया, बुजुर्गों का तकद्दुस पामाल किया गया। कभी किसी सियासतदान के घर की गैर सियासी खवातीन के साथ ऐसा नहीं किया गया जो मेरी अहलिया और दीगर घर वालों के साथ किया गया है। जब मुल्क का इक़्तिदार इन चोरों लटेरों के हाथों में दे दिया जाएगा जिनकी करप्शन की दास्तानों से बच्चा बच्चा वाकिफ है, तो इखलाकियात ऐसे ही तबाह होंगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा इसके बाद अपने ट्वीट के दूसरे हिस्से में, ये 2 हिस्सों में ट्वीट है, मैंने इंतखाबात से कबल जब हर जानिब खौफ का माहौल था, पेशन गोई की थी कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी और ऐसा ही हुआ। आज मैं फिर एक पेशन गोई कर रहा हूं कि मुल्क में जो नाइंसाफी, जुल्म और फस्तायत, लाकानूनियत और माशी तबाही का माहौल